सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। आज का दिन बहुत ही खास है, कारण आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक ऐसे वैज्ञानिक का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने बताया कि सूरज की किरणें हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और इन किरणों में क्या राज छिपा हुआ है। जी हाँ, आज का दिन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सभी श्रोताओं का फिर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में एक बार स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत रत्न सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को इस रिसर्च को दुनिया के सामने सार्वजनिक किया कि ये प्रकाश जो है उसका क्या असर होता है जीवन पर। सामान्यतः तो हम सब लोग कहते हैं कि समुद्र का रंग नीला क्यों है, इस मात्र से उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह इस नतीजे पर आगे बढ़े। 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन कई वर्षों बाद मतलब 1987 में हमारे भारत के लोगों ने, जो विज्ञान के हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने तय किया कि यह बड़ा जो उन्होंने खोज किया इसको ऐसे ही हम भूल नहीं जाए और हमारे युवा, हमारे जो छात्र हैं, वह उनके बारे में जाने और उनके कार्यों को जानकर जीवन में विज्ञान को आगे बढ़ाए। तो 28 फरवरी 1987 से हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं और हर वर्ष का अपना एक थीम होता है। भाई क्यों ना हो, क्योंकि हर वर्ष हमारी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। जैसे इस बार का थीम अगर हम कहें तो इस बार का थीम है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से हम समायोजन करें ताकि हमारा भविष्य जो है वह सुरक्षित रहे और सतत विकास में वह आगे बढ़े। लेकिन अगर हम देखें तो हर वर्ष कुछ न कुछ थीम बदलता है। 2020 जब हम लोग कोरोना महामारी से निपट रहे थे, उस वक्त था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं का क्या योगदान होगा। तो अगर हम देखें तो यह कंटेम्प्रेरी टॉपिक पर होता है और आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे हम बात करेंगे। हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट भी हैं, मैं आपका परिचय कराता हूं उनसे। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा, हमारे बीच उपस्थित है रांची विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार मैम। मैं बताऊं आप सभी दर्शकों को कि मैम खुद भी बॉटनी की शिक्षिका और बहुत बड़ी स्कॉलर हैं। इनके अंदर में कई विद्यार्थियों ने पीएचडी किया और आज भी जब इतनी व्यस्त हैं यह लगातार शोध कार्य करते रहती है। हमारे साथ हमारे बीच डॉक्टर अंचित कपूर सर हैं, जो कि फिजिक्स विभाग से अभी जस्ट रिटायर किए हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में इनका काम जो है वो सतत चल रहा है। सबसे पहला सवाल जो है वह मैं कुलपति मैम आपसे ही करना चाहूँगा कि जो हमारा फोकल थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे हम सतत विकास में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें और सीवी रमन के जो शोध थे उनमें आप कैसे एक संबंध स्थापित करती हैं? देखिए, ये जो आज की आपकी थीम है ये आज के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन में, तो हम अपने पर्यावरण की रक्षा करना भूल जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोविड-19 का हमें सामना करना पड़ा। पर्यावरण के प्रति हम सजग नहीं थे और हमारे जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट थे सब कुछ उनमें ऐसी कमी रह गई थी जिसका असर हमारे पर्यावरण पर पड़ा और जिस वजह से ये कोविड-19 जैसी महामारी का हमें सामना करना पड़ा। तो आज के दिन ज़रूरत ये है कि हम इस तरह के रिसर्च में आगे बढ़ें, इस तरह का इनोवेशन करें जिससे कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें, अपने आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी वनस्पति हैं, सबकी रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ डेवलप करें जिसका कि बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्षतिग्रस्त करे। तो आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और उसके साथ साथ हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को बढ़ाएं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो आज विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का फोकल थीम है वह यह भी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबिलिटी हो। हमारे बीच कपूर सर हैं। कपूर सर, ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और सीवी रमन सर का जो रिसर्च था, शोध था, उस पर थोड़ी सा आप प्रकाश अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी से को जो है सो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने अपने शोध कार्य को सबों के सामने रखा और वो शोध कार्य जो था रमन इफ़ेक्ट था, जिसे आगे चल कर के 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और भारत रत्न की उपाधि से उन्हें भारत रत्न की उपाधि उन्हें दिया गया 1954 में। रमन इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली जब कोई भी वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ता है तो हम लोग देखते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है उसके उस फ्रीक्वेंसी वाला लाइट तो निकलता ही है, उस आवृत्ति वाला फ्रीक्वेंसी तो निकलता है जिसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन साथ साथ दो और तरह की चीज़ें हम लोग को मिलती है, एक का फ्रीक्वेंसी कम होता है और एक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो कम और ज़्यादा वाले को स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस हम लोग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ एनर्जी को, जिसके चलते कुछ की आवृत्ति बढ़ जाती है और कुछ की आवृत्ति घट जाती है, क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का तो पालन होना ही है। तो टोटल एनर्जी जो दिया गया वो टोटल एनर्जी निकलना भी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रमन इफ़ेक्ट का जो है बहुत शोध कार्य में इस्तेमाल होने लगा। जो भी कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, सॉलिड्स के, लिक्विड्स के या गैस के, उनके बारे में, उनकी संरचना के बारे में जानकारी जो है ये रमन साहब के शोध के बाद ही पता लगने लगा। तो बहुत से सॉलिड्स वगैरह जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिल रही थी, लिक्विड की या गैसेस की, वो जानकारी मिलने लगी। और साथ साथ जो फोटोन लाइट का है उसकी एक अपनी एनर्जी होती है और वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, और जिसके चलते क्वांटम थ्योरी का जन्म हुआ। और जो चीज़ें क्लासिकल थ्योरी में नहीं पता चल पा रही थी वो क्वांटम थ्योरी से पता चलने लगा। जी, आपने बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से रामन्स इफेक्ट जो था उसको दर्शकों को बताया है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक टर्म्स हैं, लेकिन जो विज्ञान के विद्यार्थी हो तो इन बातों को निश्चित रूप से समझ ही रहे होंगे। अब मैं कामनी मैम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कहें तो हम उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी या आईटी या कुछ भी, उससे उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें क्या बदलाव आना चाहिए ताकि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे और हम तरक्की ही बहुत तेज़ी से करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये उत्सव का जो एक दिन है, इसे हम एक दिन नहीं सेलिब्रेट करें। ये हमारे लिए नियमित रूप से हर दिन होना चाहिए। दूसरा है कि हमारे विद्यार्थियों में जो प्रतिभा है उसको हमारे शिक्षक ही समझ सकते हैं। तो शिक्षकों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानें, और प्रतिभा पहचानने के लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों के वो एकदम करीब रहें जी। क्योंकि विद्यार्थियों के जब वो एकदम करीब रहेंगे, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे, तो निश्चित ही वो अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने में, उनको निखारने में एक अच्छा योगदान उनका रहेगा। आज के दिन में हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, और आईसीटी में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा पोता जो 6 साल का है, वो आईसीटी में इतना ज़्यादा उसने अपने आप को इस कोविड टाइम में डेवलप कर लिया है कि वो हम लोगों से फ्रीली गूगल मीट में बात करता है और बड़े अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशंस देता है। तभी से मुझे ये ध्यान आया कि बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में ये जो प्रतिभा है कि वो किसी भी विषय को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के ज़रिए वो बता सकते हैं दूसरों को, तो निश्चित ही उनमें वो इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप होंगे जिसको हमारे शिक्षक आगे तक ला सकते हैं। और विद्यार्थियों में जो एक रिसर्च का भाव है वो डेवलप करना होगा। विद्यार्थियों में ये भाव जगाना होगा कि मैंने जो इनोवेशन किया है उसको मैं पेटेंट कराऊं, और पेटेंट कराने के लिए जो है वो सिर्फ स्वार्थवश वो पेटेंट अपने नाम से ना करे, वो संस्था के नाम से करे, वो देश के नाम से करे पेटेंट। तो निश्चित ही हम इस चुनौती भरे माहौल में बहुत आगे विश्व में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा मैम कि बच्चों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वो सबसे सुलझा हुआ रहता है। तो बहुत ज़रूरत है कि उसको एक रास्ता दिखाया जाए, और इसके लिए माता पिता और शिक्षक और समाज ये अहम भूमिका निभा सकता है।
आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रूप जिसे हम देख पा रहे हैं और जो आसानी से हमारे चारों तरफ है वो है डिजिटल मोड में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी डिजिटल इंडिया मुहिम को काफ़ी समर्थन दे रहे हैं। तो कपूर सर, हम आपको उससे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट कैसे हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को आगे ले जाएगा और क्या क्या चुनौतियां हैं इसमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल लिटरेसी जो हमारे भारतवर्ष में है अभी वो लगभग 38% है। अर्बन एरिया में इसका औसत जो है करीब 61% है और रूरल में है 25%। इसका मतलब है कि अभी भी हम लोग जो है सो उस रूप में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में हम लोग ज़रूर उसमें आगे बढ़ेंगे। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि लैपटॉप होना, आपको क्या कहलाता है, डेस्कटॉप होना या स्मार्टफोन होना, तो इसकी उपलब्धता है। और कोई भी व्यक्ति अगर स्मार्टफोन को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिजिटली कनेक्ट हो सकता है। हम लोगों ने देखा खास करके झारखंड जैसे गरीब इलाके में भी, जब मैडम कुलपति हैं, ये कोविड काल में जो है सो पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधा पहुंच रही थी, तो जो है डिजिटल मोड के द्वारा ही जो है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई और हम लोग गूगल मीट वगैरह के सहारे से जो है क्लास लिया करते थे और बोर्ड की ओर फोकस कर देते थे और पढ़ाने का तरीका वही होता था जो क्लासरूम टीचिंग है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्लासरूम टीचिंग में छात्र और शिक्षक आमने सामने है, तो जो प्रेरणा या जो सीखने का माहौल क्लासरूम में होता है वो डिजिटल मोड में उस रूप में नहीं हो पाता है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा है और आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, दक्ष है, स्वयं है, ये सब जो प्लेटफॉर्म है जिसमें अच्छे अच्छे शिक्षकों की जो है लेक्चर सुनने को भी मिलता है, कोई भी कनेक्ट हो करके। लेकिन झारखंड जैसे इलाके में या भारत जैसे भी इलाके में हम कहेंगे कि क्लासरूम टीचिंग का अभी कोई विकल्प नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो साक्षात शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध होता है उसका कोई डिजिटल विकल्प नहीं है। लेकिन इस कोविड-19 काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह जो वरदान हमें है डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन क्लासेस, कौन ऐसा व्यक्ति है आज के दौर में कहीं भी किसी भी कोने में हो जो ऑनलाइन क्लास जैसे शब्द को नहीं जानता है। निश्चित रूप से कोरोना का जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा रहा, लेकिन जो अच्छा इफेक्ट उसमें ये भी रहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी पहचान बनाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का ये महत्वपूर्ण एक अंग है कि विज्ञान के जो नए कार्य हो रहे हैं उसको कैसे हम खास तौर पर विद्यार्थियों के जीवन में कैसे उसको हम लोग उतारे हैं। इस विषय पर कामनी मैम से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल इंडिया का उपयोग, डिजिटल जो हमारी लिटरेसी है उसका उपयोग आपने इस कोरोना काल में कैसे किया? देखिए, कोरोना काल में बहुत बड़ी समस्या अचानक शुरू हो गई जब लॉकडाउन हमारा आ गया 23 मार्च 2020 में। तो ये समस्या आ गई कि बच्चों का कोर्स कैसे ख़त्म हो, कैसे एग्ज़ाम लिया जाए। सबसे पहले तो हमने अपने रेडियो खांची का सहारा लिया, क्योंकि उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी और रेडियो खांची का तुरंत 8 मार्च को उद्घाटन भी हुआ था जी। तो सबसे पहले हमने रेडियो खांची के माध्यम से टीचर्स के लेक्चर्स अपलोड कराने शुरू किए और ये रेडियो खांची के डायरेक्टर साहब ने उसको यूट्यूब पे भी डाला, जिससे छात्रों को ये लेक्चर्स बार बार सुनने को मिले और उससे वो कुछ उनको सहायता मिले जी। सहायता भी मिली। और धीरे धीरे करके हमने फिर डेवलप किए अपने अलग अलग ऑनलाइन सिस्टम्स, जैसे गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, और इसके चलते कई वेबिनार्स भी हुए, सारे क्लासेस कंडक्ट हुए। तो कोरोना काल में निश्चित रूप से ऑनलाइन सुविधा रहने के कारण बच्चों को हम थोड़ी बहुत सहायता कर पाए और अब हमें और ऑनलाइन सुविधा बच्चों को देनी है, जिसमें हम विश्वविद्यालय में डिजिटल बोर्ड की सुविधा देने जा रहे हैं हर विभाग में, हर कॉलेज में। तो कम से कम हर विभाग में 2-2 डिजिटल बोर्ड हों तो उस पे भी कक्षाएं चालू रहेंगी और ऑफलाइन शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने हो तभी भी कक्षाएं चालू रहेंगी। तो दोनों तरह से हमने विश्वविद्यालय में ये सुविधा रखी है कि किसी को भी जब मौका लगे अल्टरनेट मोड में क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन
एक शिक्षक और विद्यार्थी जब आमने सामने होते हैं तो उसका दूसरा ही असर होता है बच्चे पर। वो शिक्षक की पर्सनालिटी को वो अपने में डेवलप करता है और वो चाहता है कि हम उसी की तरह बने। तो इसीलिए ज़रूरी है कि शिक्षक का और एक विद्यार्थी का आमने सामने इंटरेक्शन हो, जिससे विद्यार्थियों की जो मानसिकता है वो बदले और वो अपने को उस तरह से रिसर्च करने में और पढ़ाई करने में विकसित कर सके। निश्चित रूप से एक शैक्षणिक परिवेश में विकास विद्यार्थियों का होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे होगा। हम कपूर सर से पूछते हैं कि सामान्यतः जो छात्र होते हैं या उनके गार्जियन होते हैं, एक समाज होता है, विज्ञान को बड़ा अपने से दुरूह मानता है। बोलता है अरे बाप रे, ये तो हमारे खेत की मूली नहीं है, ये हमारे लिए तो असंभव सी चीज़ है। या फिर जो एक श्रृंखला होती है कि नहीं, ये तो बड़े बड़े संस्थान ही इस रिसर्च को कर सकते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े संस्थाएं चाहिए आइडिया के लिए, इनोवेशन के लिए? क्या हम सामान्य अपने घर या अपने समाज स्तर से कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसा कि मैडम ने अपने ग्रैंडसन का एग्जाम्पल दिया कि 6 साल का बच्चे में भी एक से एक माने अच्छा प्रेजेंटेशन देता है और जो देखने में भी और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि बच्चे में जो रुचि है वो माने चाइल्डहुड से ही डेवलप करना शुरू हो जाता है और उसकी जिज्ञासा जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमारे ख्याल से स्कूल डेज़ में ही बच्चे में ऐसी रुचि डेवलप करानी चाहिए और अपने में भी बच्चे में रुचि डेवलप हो जाएगी कि वो अगर साइंस के प्रति आकर्षित होता है तो निश्चित रूप से आगे चल कर के उसकी रुचि विज्ञान में ज़्यादा होगी और वो बेहतर काम करेगा। तो स्कूल डेज में ही उसमें फाउंडेशन जो है डलाता है चाइल्डहुड में। और सबसे बड़े टीचर तो बच्चों के माता पिता होते हैं, फिर स्कूल में शिक्षक हुए, कॉलेज गए तो वहाँ पर टीचर्स प्रोफेसर्स हुए, या यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ। तो बच्चा जब यूनिवर्सिटी लेवल में जब आता है तो हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी परिपक्व हो गया है और चीज़ों को अपने तरीके से विश्लेषण करना शुरू कर देता है। तो जैसा कि मैडम ने भी कहा कि क्लासरूम टीचिंग में वो शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से या डिस्कस अगर करना चाहता है तो ऑनलाइन प्रयोगशाला में जा कर के या थ्योरेटिकली भी अगर करना चाहता है तो वो शिक्षक से, मैंने ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक इम्प्रेशन या इम्पैक्ट उसके दिमाग में आसपास आमने सामने में रह कर के होता है वो ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ तक आपने कहा कि बड़े बड़े संस्थान जो हैं निश्चित रूप से उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहता ही है, लेकिन आजकल जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग एक दूसरे से इतना अच्छे से जुड़े हुए हैं कि जो यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, तुरंत हम लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चीज़ों को हम लोग जब एक बार परिपक्व हो गया आदमी, चीज़ों को समझने लगा तो विश्लेषण करने की क्षमता आ गई तो वो कर सकता है। तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम लोग बड़े बड़े संस्थानों का भी उपयोग कर सकते हैं, उनकी प्रयोगशालाओं को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। एक इनोवेटिव जो आइडिया है कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका विकास हो सकता है। कहते भी हैं कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता है वहाँ कवि पहुँच जाते हैं, और जहाँ सभी नहीं पहुँचता वहाँ विज्ञान पहुँच जाता है। और भारत अभी एक ऐसे मुहाने पर है जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है सभी का, वो है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना कितना महत्वपूर्ण है। क्या बिना वैज्ञानिक शोधों के, क्या हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिना साथ में जोड़े हुए क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं? हम माननीय कुलपति मैम, कामनी मैम से पूछना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या आप देख रहे हैं भविष्य में उपयोग? देखिए, भारत अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे ग्लोबल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में ज़रूरत है कि विद्यार्थियों में और युवाओं में एक वैज्ञानिक सोच का विकास हो। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच है तो वो उसे आगे लाएं, अपने शिक्षकों के साथ चर्चा करें, विचार करें, और शिक्षकों के संपर्क में रहते हुए वो इस टेक्नोलॉजी को विकसित करें। तो निश्चित ही हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारत को इस ग्लोबल चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि
आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार से जिन चीज़ों के लिए हम बाहर डिपेंड करते हैं और जब वो चाहे हमें उसके लिए रोक सकते हैं, हमारे विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, उनसे पार पाने के लिए। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर गांव आत्मनिर्भर होगा तो पूरा देश आत्मनिर्भर होगा, अगर गांव का विकास होगा तो पूरा देश का विकास होगा। अगर गांव की जीडीपी सबसे ऊंची हो जाएगी तो उस दिन हमारे देश की भी जीडीपी ऊंची हो जाएगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रामीण स्तर पर भी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए, कपूर सर क्या इसके लिए आप विचार एक देंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर की बात जो हुई तो सबसे पहले तो अनाज जिसके चलते हम लोग का जीवन चल रहा है उसमें भी विज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहा है, ताकि उपज इतनी होती है कि हम लोग अपने तो पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि माने राशन जो मिल रहा है लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, वो मुफ्त में दिया जा रहा है। ये गांव का ही चमत्कार है जिसके चलते अनाज का इतना सुदृढ़ भंडार है, जिसके चलते सभी लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है। तो विज्ञान का तो बहुत हरित क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, बहुत तरह की क्रांति आई है जिसके चलते हम लोग आत्मनिर्भर हुए। अब विज्ञान का अगर मैंने पढ़ाई लिखाई में गांव से ही अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकल रहे हैं और बहुत सारे IAS ऑफिसर्स या मैंने वैज्ञानिक प्रोफेसर जो भी हो रहे हैं सब गांव के ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो गांव पहले वाला गांव नहीं रहा, अब काफ़ी विकास गांव में भी हो चुका है और सारे चीज़ें डिजिटल माध्यम वहाँ भी पहुँच चुके हैं। तो उनको भी अब जैसे रोजगार ही कुछ करना चाहते हैं, अपने अनाज को ही बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेहतर तरीके से वो बेच सकते हैं। मार्केट उनको ऑनलाइन सारा चीज़ दिख रहा है, जैसे शेयर मार्केट है उसी तरह से अनाज का भी मार्केट है, तो उसका इस्तेमाल वो करके अच्छे अपने उपज का अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं वो लोग। मैम, प्रयोगशाला सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप तो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं? देखिए, रांची विश्वविद्यालय हमेशा अपने छात्रों के विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए अग्रसर रहता है और हमने अपने प्रयोगशालाओं के लिए, जो कि हमारे यहाँ साइंस के विषय में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इनकी पढ़ाई रेगुलर कोर्सेज में हो रही है। हमने पूरी कोशिश की है कि हर विभाग में एक सेंट्रल प्रयोगशाला हो जिसमें हर विद्यार्थी जाके काम कर सके और जितने भी ज़रूरत वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं अच्छे दर्जे के, वो वहाँ पर हमने स्थापित करके रखे हैं। पूरी कोशिश की है कि वो डिजिटाइज्ड हों, उनके रिज़ल्ट्स जितने भी हैं वो सारे हम ठीक से उसको प्रोक्योर करते हैं और कहीं भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है। वहाँ पे सारे काम कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर की सहायता से हो जाएं। तो अभी हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में लैब्स की अच्छी सुविधा है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में है और आप विश्वास करेंगे कि जो हमारे जियोलॉजी के जो स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, उसकी स्टडी वहाँ पर विद्यार्थी उस माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, जो कि विदेशों में सुविधा है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े लैब्स में इसकी सुविधा है। निश्चित रूप से सुविधाएं हर स्तर पर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का ये आह्वान है सभी आप दर्शकों से कि अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कभी मरने मत दीजिए, उसे बात करिए, समाज के बीच में लाइए और देखने की कोशिश करिए कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो कि आगे आकर कुछ वैज्ञानिक चमत्कार में बदल सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हमारे सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इस प्रकार से उपयोग करें कि पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, जीवन की क्वालिटी भी बढ़े, हमारी सुरक्षा भी बढ़े, हम संपन्न हो, आत्मनिर्भर हो और डिजिटल इंडिया मूवमेंट भी एक निखर कर सामने आए। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस बातचीत के क्रम में हमारे बीच उपस्थित रांची विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार मैम, आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिजिक्स के प्रोफेसर अचिंत कपूर सर, आप भी हमारे साथ आए और आपने अपना विचार दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी दर्शकों को एक बार पुनः राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।